आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको स्वतंत्रता और समाजवाद के अग्रदूत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पृष्ठ 24 से पुस्तक अनीत से जूझने वाले राष्ट्र को समर्पित शूरवीर लेखक श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को पढ़कर सुनाते हैं। आइए कुछ जानते हैं अनछुए पहलुओं को। सन 1928 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन के सभापति बने मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल जी के स्वागत में भव्य तैयारियां की गई। उन तैयारियों में लोहिया ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। वहीं उनकी जवाहरलाल जी से भी पहली बार मुलाकात हुई। आगे चलकर यह मुलाकात घनिष्ठ मैत्री में बदली तथा बाद में यहाँ तक कि वे नेहरू जी के सबल विरोधी भी बन गए। उसी वर्ष लोहिया जी ने राजनीति में सक्रिय भाग लेना आरंभ किया। साइमन कमीशन जब भारत आया तो लोहिया ने अपने साथियों के साथ उसके बहिष्कार की योजना बनाई। यह सन 1928 की ही घटना है। विद्यासागर कॉलेज वैसे ही सरकारी कोप दृष्टि का शिकार बना हुआ था। इसके बावजूद भी लोहिया ने कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया और साइमन वापस जाओ का उद्घोष किया। इसका दुष्परिणाम भी उन्हें भोगना पड़ा। लोहिया से विश्वविद्यालय के अधिकारी रुष्ट हो गए क्योंकि उनके राजनीतिक विचार बड़े उग्रवादी थे। इस कारण पढ़ाई में अच्छे होने और परीक्षा के सभी पर्चे श्रेष्ठ ढंग से हल करने के बावजूद भी उनसे पक्षपात बरता गया। लोहिया ने देशभक्ति का पहला मूल्य चुकाया और यह कड़वा घूंट चुपचाप पी लिया। बीए पास करने के बाद अग्रवाल जाति कोष के खर्च पर वे आगे पढ़ने के लिए लंदन गए। इस पूरी यात्रा के बीच उनमें मानसिक द्वंद्व चलता रहा। एक पक्ष तो कहता था लंदन नहीं जाया जाए क्योंकि वहाँ की जनता हम भारतीयों को हीन दृष्टि से देखती थी। दूसरा पक्ष बर्लिन चलने की सलाह दे रहा था। इसी अनिश्चय की स्थिति में वे इंग्लैंड पहुँचे, परंतु वहाँ के वातावरण में रह पाना मुश्किल हो गया। अतः वे बीच में ही इंग्लैंड प्रवास का विचार त्याग कर जर्मनी आ गए और बर्लिन विश्वविद्यालय में भर्ती हो गए। बर्लिन विश्वविद्यालय में पूरी लगन और निष्ठा के साथ वे पढ़े तथा साथ ही भारतीय राजनीतिक सरगर्मियों का भी अध्ययन करते रहे। वहीं रहते हुए उन्होंने भारतीय विद्यार्थियों की एक संस्था मध्य यूरोप हिंदुस्तानी संघ की स्थापना भी की। इस संस्था का उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता का प्रचार तथा वहाँ के जनमत को भारतीय जनता की न्यायिक मांग के पक्ष में मोड़ना। सन 1932 में उन्होंने नमक और सत्याग्रह विषय पर अपना शोध प्रबंध लिखा और डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की। सामयिक समस्याओं पर लिखा गया यह शोध प्रबंध अपने आप में अद्वितीय था। जर्मनी में अभी उनका और रहने का मन था, परंतु कुछ शुभ चिंतकों ने उन्हें परामर्श दिया कि हिटलरवाद की विजय होने वाली है और ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ रहना ठीक नहीं है। अपने शुभ चिंतकों का परामर्श मानकर वे उसी वर्ष भारत के लिए रवाना हो गए। जर्मनी के बंदरगाह से जहाज पर सवार होकर वे मद्रास भारत के बंदरगाह पर उतरे।
साथियों, लोहिया जी को कलकत्ता पहुंचना था, परंतु पास में अब एक पैसा भी नहीं बचा था। थोड़ी देर तक वे विचार करते रहे और फिर कुछ तय कर वे मद्रास के प्रसिद्ध अखबार हिंदू के कार्यालय में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने संपादक से संपर्क साधा और कहा, मैं जर्मन से आ रहा हूं और आपके अखबार के लिए 1-2 लेख देना चाहता। दीजिए, संपादक ने कहा। लाइए कागज कलम, लोहिया ने कहा। सुनकर संपादक विस्मित हुए। उसने पूछा, ऐसा क्यों? देखिए श्रीमान जी, मुझे कलकत्ता जाना है और कलकत्ता जाने के लिए पैसे चाहिए। स्पष्टवादी लोहिया ने अपनी स्थिति साफ साफ शब्दों में रख दी। संपादक भी उनकी स्पष्टवादिता से प्रभावित हुए। कागज कलम प्राप्त कर लोहिया ने 2 लेख तत्काल तैयार कर दिए और उनका पारिश्रमिक लेकर कलकत्ता का टिकट खरीदा और कलकत्ता रवाना हुए। कलकत्ता पहुंचकर उन्हें कामकाज की तलाश हुई, लेकिन वे किसी सरकारी नौकरी में नहीं फंसना चाहते थे। इसलिए वे मालवीय जी से मिले और अपनी स्थिति बताकर काशी विश्वविद्यालय में ही कोई स्थान दिला देने के लिए अनुनय करने लगे। मालवीय जी लोहिया से बड़े प्रभावित हुए, पर वे यूनिवर्सिटी में कोई स्थान न दिला सके। हाँ, उन्होंने रामेश्वर दास बिरला से कहकर लोहिया को उनका निजी सचिव बना दिया। लोहिया की पट्टी उनसे न बैठी और सप्ताह में वे नौकरी छोड़कर आ गए। परिस्थितिगत संयोग बस उन्हीं दिनों लोहिया की गांधी जी से मुलाकात हुई और उन्होंने महात्मा गांधी को अपने मार्गदर्शक के रूप में चुना। सन 1934 में कांग्रेस संगठन की ओर से कांग्रेस सोशलिस्ट पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। यह पत्र कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। लोहिया तब तक कलकत्ता की राजनीति में अपना अनूठा स्थान बना चुके थे और वे समाजवादी विचारधारा के प्रतीक भी समझे जाते थे। अतः उन्हें ही इस पत्र का संपादक नियुक्त किया गया। लोहिया जी इस काम में जी जान से लगे। कांग्रेस में समाजवादी शक्तियों का जोर दिनों दिन बढ़ता गया और लोहिया का व्यक्तित्व एक समाजवादी विचारक के रूप में उभरता गया। उनके संपादन में निकलने वाला कांग्रेस सोशलिस्ट पत्र भी काफी लोकप्रिय हुआ। 6 वर्षों तक लोहिया देश में स्वतंत्रतावादी तथा समाजवादी जनचेतना जागृत करने के लिए विभिन्न मोर्चों पर संबद्ध रही। महात्मा गांधी और नेहरू से भी उनके संबंध घनिष्ठ होते गए, जो आत्मीयता की गहराइयों तक भी पहुंचे। लोहिया जी की गणना चोटी के नेताओं में की जाने लगी और वे थे कि यत्र तत्र ज्वालामुखी बनकर धधकती रही। अंग्रेज सरकार यह कब सहन कर सकती थी? अतः उसने मई 1939 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 3 माह से अधिक वह शेर को अपने पिंजड़े में बंद न रख सके। लोहिया ने अपने मुकदमे की पैरवी स्वयं की और कई पेशियों के बाद वे अगस्त में रिहा हुए। वे मुश्किल से साल भर भी बाहर न रह सके थे कि जून 1940 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उन्हें 2 वर्ष सख्त कैद की सजा हुई और उन्हें बरेली भेज दिया गया। महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सरकार के इस फैसले को पक्षपातपूर्ण कहा। सन 1942 में जब मुक्त हुए तो इलाहाबाद में हुए कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में भाग लिया। इस अधिवेशन में
भारत छोड़ो प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी। प्रस्ताव स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था। किन्हीं कारणों से वे तो इस अवसर पर उपस्थित नहीं हो सके, परंतु उन्होंने प्रस्ताव मीरा बहन के हाथों भिजवाया था। इस प्रस्ताव पर बहस ने गर्म रूप लिया। नेहरू जी ने ढुलमुल रुख अपनाया तो लोहिया ने खुलकर इसका विरोध किया। यहीं से नेहरू जी व लोहिया में मतभेद पैदा हुए। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र दिया। पूर्व संध्या को ही बंबई की एक सभा में भारत छोड़ो प्रस्ताव भी पूर्ण बहुमत से स्वीकार कर लिया गया। इस मंत्रोपदेश के साथ ही सारे भारत में एक हलचल पैदा हो गई। देश के प्रमुख नेता पकड़े जाने लगे, लेकिन लोहिया भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन करते रहे। मित्रों, लोहिया जी इन दिनों बंबई और कलकत्ता से 2 गुप्त रेडियो स्टेशन भी चलाए, जिसके नाम थे कांग्रेस रेडियो। इस रेडियो से लोहिया के ओजस्वी भाषण प्रसारित किए जाते। लोगों के लिए तब यह बड़े रहस्य का विषय बन गया था। इस रेडियो का सुराग पुलिस को जल्द ही लग गया। अतः रेडियो स्टेशन को नष्ट भ्रष्ट कर पुलिस लोहिया के पीछे पड़ गई। उसने लोहिया की गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी कर दिया। पुलिस की सरगर्मियां बढ़ती देखकर लोहिया नेपाल चली गई। उस समय नेपाल में जयप्रकाश नारायण और अन्य कई साथी भी फरार जीवन व्यतीत कर रहे थे। साथियों, दुर्भाग्य से सन 1944 में लोहिया जी कलकत्ता में गिरफ्तार कर लिए गए और नारकीय यातनाओं के लिए बदनाम लाहौर के लिए भेज दिया गया। 8 जनवरी 1949 को उन्हें स्वतंत्र भारत में जन सुरक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा चलाया। इस पर लोहिया को मुक्त कराने के लिए जन आंदोलन चला और बड़ी मुश्किल से सरकार उन्हें जुलाई में छोड़ने को राजी हुई। इसके साथ ही उनके जीवन का पूर्वार्ध समाप्त हुआ और उत्तरार्ध शुरू, जिसमें वे स्वतंत्र भारत के पुनर्निर्माण में प्रजातंत्र के सजग प्रहरी के रूप में काम करते रहे। साथियों, सन 1954 में वे एक बार पुनः गिरफ्तार हुए। कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन, लेकिन न्यायालय ने उन्हें रिहा कर दिया। साथ ही लोहिया ने समाजवादी आंदोलन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उनकी मान्यता में समाजवाद साम्यवाद से एक भिन्न ही प्रकार की व्यवस्था थी, जिसमें लोकतांत्रिक आधार पर समाज से शोषण का उन्मूलन किया जाना था और इसके लिए स्वतंत्रता परमावश्यक थी। स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व उनके समाजवाद के 3 प्रमुख आधार हैं, जिनमें एक बनाया गया है, 2 बनाना अविशेष है। इसके लिए लोहिया की आत्मा अपने देश के नागरिकों से, जिसके लिए वे जिए और जिनकी मरते दम तक चिंता थी, उनके कर्तव्य का तकाजा करती है। ओम शांति।